सोचिए जरा एक ऐसी दुनिया की जो अभी अभी इतिहास के सबसे खौफनाक युद्ध से बाहर निकली है। हर कोई शांति चाहता है, लेकिन फिर भी वो अनजाने में ही एक और बड़ी तबाही की तरफ बढ़ रही है। 1930s का दशक उथल पुथल से भरा हुआ था। तो चलिए 1931 से 1937 के उन खास सालों में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया दूसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर आ खड़ी हुई। और यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि जब पूरी दुनिया अमन चैन चाहती थी तो फिर ये छोटी छोटी टकराव की चिंगारियां एक विश्वव्यापी आग में कैसे बदल गईं? देखिए, इसका जवाब किसी एक घटना में नहीं है। जवाब छिपा है उन घटनाओं, उन विचारधाराओं और कुछ बहुत जरूरी फैसलों के जाल में, जिसे हम अब एक एक करके सुलझाएंगे। तो देखिए, 1930 के दशक की शुरुआत में दुनिया की हालत बहुत नाजुक थी, जैसे कोई पतले से धागे पर चल रही हो। पहले विश्व युद्ध के जख्म अभी भी ताज़ा थे, सिर्फ शहरों पर नहीं, लोगों के दिलों पर भी। और ऊपर से महामंदी यानी ग्रेट डिप्रेशन की मार ने देशों की कमर ही तोड़ दी थी। करोड़ों लोग बेरोजगार थे और चारों तरफ राजनीतिक अस्थिरता थी। ऐसे माहौल में शांति की उम्मीद करना भी सच कहूं तो बहुत मुश्किल था। और इसी माहौल में दुनिया साफ साफ दो हिस्सों में बंट रही थी। एक तरफ थे ब्रिटेन और फ्रांस। ये पहले विश्व युद्ध के विजेता थे, लेकिन अब अपनी ही आर्थिक और राजनीतिक दिक्कतों में बुरी तरह फंसे हुए थे। वो किसी भी कीमत पर एक और जंग नहीं चाहते थे। और दूसरी तरफ थे जर्मनी, इटली और जापान, जो खुद को हारा हुआ और बेइज्जत महसूस कर रहे थे। वो फौजी ताकत के दम पर अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना चाहते थे और दुनिया का नक्शा फिर से बनाना चाहते थे। तो आखिर ये अस्थिरता आई कहाँ से? इसकी जड़ें चार बड़ी वजहों में थीं। पहली, वर्साई की संधि। जर्मनी में इसे एक राष्ट्रीय अपमान की तरह देखा गया। दूसरी, महामंदी का कहर, जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को गरीबी और बेरोजगारी में धकेल दिया। तीसरी वजह थी उग्र राष्ट्रवाद, जिसने देशों को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। और चौथी, सैन्यवाद का बढ़ता असर, जहां ये माना जाने लगा कि देश की महानता उसकी फौजी ताकत से ही होती है। तो चलिए अब उन पहली घटनाओं पर नजर डालते हैं जिन्होंने शांति के इस पतले धागे को तोड़ना शुरू कर दिया। ये वो पल थे जब दुनिया को पहली बार यह एहसास हुआ कि जंग का खतरा अब सिर्फ बातों में नहीं है, बल्कि हकीकत बनने जा रहा है। जर्मनी में हालात सबसे ज्यादा विस्फोटक थे। सोचिए, महामंदी और वर्साई की संधि के दोहरे बोझ तले दबी हुई जनता, वो एक ऐसे नेता की तलाश में थी जो उन्हें इस अंधेरे से बाहर निकाल सके। और इसी खालीपन को भरने के लिए सामने आया एडोल्फ हिटलर और उसकी नाजी पार्टी। उसने जर्मन लोगों को गौरव, शक्ति और खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने का सपना दिखाया। और फिर आया साल 1933, वो साल जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। एडोल्फ हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया। ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए एक सीधी चुनौती थी। और हिटलर के सत्ता में आते ही समझ लीजिए कि युद्ध की घड़ी की सुइयां तेजी से आगे घूमने लगी। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जहां हमलावर देशों ने देखा कि उनकी हरकतों का कोई खास विरोध तो हो ही नहीं रहा है। उन्होंने इसे बाकी दुनिया की कमजोरी समझा और अपनी विस्तारवादी योजनाओं को और भी ज्यादा आक्रामकता के साथ आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। और फिर तो घटनाएं जैसे बिजली की रफ्तार से घटी। 1935 में हिटलर ने वर्साई संधि की धज्जियां उड़ाते हुए जर्मनी को फिर से हथियारबंद करना शुरू कर दिया। उसी साल मुसोलिनी की फांसीवादी सेना ने इथियोपिया पर हमला बोल दिया। 1936 में जर्मन सेना ने राइनलैंड पर फिर से कब्जा कर लिया। ये वो इलाका था जहां सेना रखना मना था। और फिर स्पेन में गृह युद्ध की आग भड़क उठी, जो देखते ही देखते एक अंतर्राष्ट्रीय अखाड़ा बन गया। दुनिया का टकराव अब खुलकर सामने आ रहा था। तो सवाल ये उठता है कि दुनिया की बड़ी ताकतें यानी मित्र राष्ट्र आखिर चुप क्यों थे? इसका जवाब उनकी अपनी ही समस्याओं में छिपा है। वो आर्थिक मंदी और अपनी घरेलू राजनीति में इतने ज्यादा उलझे हुए थे कि उन्होंने इन दूर के झगड़ों से मुंह मोड़ लेना ही बेहतर समझा। ये एक तरह से खुद के फायदे के लिए दुनिया से अलग थलग रहने की नीति थी। इस नीति को नाम दिया गया अहस्तक्षेप का, यानी नॉन इंटरवेंशन। अब देखिए, कागज पर तो इसका मकसद जंग को टालना था, लेकिन असल में इसने आग में घी डालने का काम किया। हमलावर देशों ने इसे उनकी कमजोरी के तौर पर देखा। उन्हें ये लगने लगा कि वे जो चाहें कर सकते हैं और उन्हें रोकने वाला कोई है ही नहीं। और दोनों पक्षों के बीच का फर्क बिल्कुल साफ था।
एक तरफ जहां मित्र राष्ट्र बस हाथ पर हाथ धरे बैठे थे, वहीं दूसरी तरफ जर्मनी, इटली और जापान अपनी फौजी ताकत को तेजी से बढ़ा रहे थे। जर्मनी हथियार बना रहा था, इटली अपना साम्राज्य फैला रहा था और जापान चीन में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। मतलब तैयारी और इरादों में जमीन आसमान का फर्क था। अब हम पहुंचते हैं साल 1937 में। ये वो साल था जिसने दुनिया को आने वाली तबाही की पहली खौफनाक झलक दिखाई। इन घटनाओं ने ये साफ कर दिया था कि अगर अगला विश्व युद्ध हुआ तो वो पहले से कहीं ज्यादा बेरहम और विनाशकारी होगा। इथियोपिया से जो खबरें आ रही थीं, वो सच में दिल दहला देने वाली थीं। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं रह गई थी, ये आम नागरिकों पर जानबूझकर की जा रही बर्बरता थी। इसने आधुनिक युद्ध का एक नया और बहुत ही भयानक चेहरा दुनिया के सामने रख दिया था। और फिर हुई स्पेन के ग्वेर्नाका शहर पर बमबारी। इतिहास में ये पहली बार था जब एक पूरे शहर को, उसके आम लोगों को हवाई हमले से जानबूझकर नेस्तनाबूद किया गया हो। इस एक घटना ने दुनिया को दिखा दिया कि हवाई ताकत कितनी विनाशकारी हो सकती है, और इसने आने वाले युद्धों की एक भयानक तस्वीर पेश की। और फिर चीन की राजधानी नानकिंग में जो हुआ, वो इंसानियत के नाम पर एक धब्बा है। इसे इतिहास में रेप ऑफ नानकिंग के नाम से जाना जाता है। वहां हुए नरसंहार और हैवानियत की कहानियों ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो ये घटनाएं कोई अलग थलग लड़ाइयां नहीं थीं, ये आने वाले विश्व युद्ध का एक खौफनाक ट्रेलर थीं। दुनिया को अब ये एहसास होने लगा था कि अगर एक और महायुद्ध छिड़ा तो उसकी बेरहमी की कोई सीमा नहीं होगी। और इसी दौरान दुनिया के गुट एकदम साफ होने लगे थे। जर्मनी और इटली ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। जापान भी कम्युनिज्म के खिलाफ जर्मनी के साथ आ खड़ा हुआ। और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, वो अभी भी अहस्तक्षेप की अपनी फेल हो चुकी नीति से ही चिपके हुए थे। अब बीच का कोई रास्ता बचा नहीं था। तो 1937 के अंत तक जंग की तरफ जाने वाला रास्ता लगभग पक्का हो चुका था। ऐसा लगने लगा था कि अब इसे कोई रोक नहीं पाएगा। तो चलिए एक बार फिर उन कदमों को देखते हैं जो दुनिया को इस मोड़ पर ले आए। तो देखिए, कहानी बिल्कुल साफ है। पहले विश्व युद्ध के बाद जो अस्थिरता थी, उसने खतरनाक विचारों को पनपने का मौका दिया। जब हमलावर देशों ने पहली बार कदम बढ़ाया तो उन्हें किसी ने नहीं रोका। इससे क्या हुआ? उनके हौसले और बुलंद हो गए। अहस्तक्षेप की नीति तो पूरी तरह फेल साबित हुई और आखिरकार दुनिया दो हथियारों से लैस गुटों में बंट गई और टकराव अब सिर्फ समय की बात थी। नतीजा बिल्कुल साफ है। हमलावर देशों ने आक्रामक नीतियां अपनाई और जमीन पर कब्जा किया। वहीं जो बड़ी ताकतें थीं, उन्होंने आंखें बंद कर ली और अपनी साख गंवा दी। दो अलग अलग रणनीतियां और दो बिल्कुल अलग अलग नतीजे। और इस तरह हम इस गंभीर हकीकत पर पहुंचते हैं। 1937 के खत्म होते होते दुनिया के गुट तय हो चुके थे, हमलावरों को रोकने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी थी और जंग का रास्ता अब ऐसा लग रहा था जिसे टाला नहीं जा सकता। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या 1937 तक जो फैसले लिए गए और जो घटनाएं घटी, उन्होंने जंग को इतना ज़रूरी बना दिया था कि उसे टाला ही नहीं जा सकता था? या फिर इतिहास को बदलने का कोई और रास्ता भी था? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा।